जीके की। हम लोग बात करेंगे किसकी? जीके की। और अब जीके क्या करेंगे जब जीके ही नहीं आता? अब जीके क्या करेंगे जब जीके ही नहीं आता? ठीक है, बोर्ड गड़बड़ है? फिर पेज तो चाहिएगा ना। सिंपल पेज जो भी है, आगे से आगे कैसे बढ़ाएंगे? ठीक है, और तो क्या सीखा ना तेने? ही नहीं आता। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल से लगा करके आरएस प्रीलियम्स तक, मेंस तक जीके आपको पढ़ना है। राजस्थान की छोटी से छोटी वैकेंसी से लगा करके बड़ी से बड़ी वैकेंसी तक जीके पीछा छोड़ने वाला नहीं। और आप देख रहे हैं जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उन सब में जीके का बड़ा महत्व जबरदस्त है। 40% बच्चे नहीं ला पा रहे क्योंकि पेपर ही जबरदस्त आ रहे हैं महाराज। कहाँ से आ रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। अब जीके जो है बेटा, इस जीके के अंदर एक तो आपको पढ़ना होता है इतिहास, एक आपको पढ़ना होता है भूगोल, एक आपको पढ़ना होता है राजनीति विज्ञान, और एक आपको पढ़ना होता है कला संस्कृति, और इसी के साथ थोड़ा बहुत आपके लगता है करंट। 5 चीजों को आप मिला करके जीके कह सकते हो। रावल रतन सिंह हुआ, किसने देखा? ना आपने ना हमने, लेकिन कवि राजा श्यामल दास ने देखा। और जो कवि राजा श्यामल दास ने देखा वो उसने वीर विनोद में लिखा, और जो उसने वीर विनोद में लिखा वो हमने पढ़ा, और जो हमने पढ़ा वही आपको पढ़ाया। अगर आप में से मैं आपसे पूछूं कि भैया कोई भी बालक या बालिका मुझे हिस्ट्री की डेफिनेशन दे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द हिस्ट्री, टेल मी, किसे कहेंगे इतिहास आप? इतिहास का मतलब होता है गड्ढे मुर्दे उखाड़ना है, गड्ढे मुर्दे उखाड़ना। सच्चाई क्या है ये हम नहीं जानते, लेकिन जो इतिहासकारों ने अपने ग्रंथों में लिखा, अपनी पुस्तकों में लिखा, वो हमने पढ़ा, और जो हमने पढ़ा वही आपको पढ़ाया। यही इतिहास है। कहने का मतलब ऐतिहासिक घटनाओं का, ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना इतिहास है। जैसे सांगा, सांगा के हुए उदय सिंह, उदय सिंह के हुए प्रताप, प्रताप के हुए अमर सिंह, अमर सिंह के हुए कर्ण सिंह। एक सिस्टम से हमने एक एक राजा को पढ़ा। तो ये जो क्रम है या ये जो क्रमबद्धता है वही आपके क्या है भाई? बात समझ में आ गई? नदी, नाले, झरने, वन संपदा, स्थिति विस्तार, उद्योग धंधे, जनगणना, पशुगणना, वनस्पति, सब कहां पढ़ोगे? कहां पढ़ोगे? पंचायती राज, संविधान, आर्टिकल, सब कहां पढ़ोगे? पॉलिटी में। और कल्चर, 2 शब्द हैं, एक है कला और दूसरा शब्द है संस्कृति। दोनों शब्द अलग अलग है बेटा। दोनों को परिभाषित कर सकता है कोई आप में से? परिभाषा दो। कला और संस्कृति किसे कहेंगे? कला की जब हम बात करते हैं तो कला के अंदर हमको पढ़नी है हस्तकला। कला के अंदर ही आप पढ़ोगे लोक कला, कला के अंदर ही आप पढ़ोगे चित्रकला, कला के अंदर ही आप पढ़ोगे स्थापत्य कला, और स्थापत्य कला के अंदर आप पढ़ोगे
दुर्ग, किले। स्थापत्य कला के अंदर ही आप पढ़ोगे महल। स्थापत्य कला के अंदर ही आप पढ़ोगे मंदिर। स्थापत्य कला के अंदर ही आप पढ़ोगे बावड़ियां। स्थापत्य कला के अंदर ही आप पढ़ोगे छतरियां। स्थापत्य कला के अंदर ही आप पढ़ोगे मकबरे, दरगाहें, मस्जिदें। समझ में आ गई बात? ये सारी की सारी चीजें आपको किस में पढ़नी है? कला में पढ़नी है। बात समझ में आ रही है बेटा? और दूसरी शब्द जो है वो है संस्कृति। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द कल्चर? आपको आपके पूर्वजों से, ध्यान देना बेटा, आपको आपके पूर्वजों से विरासत के रूप में जो जो भी चीजें मिली वो सब कल्चर है। जैसे इस बच्ची ने हिजाब पहना है, ये इसको परंपराओं से मिला है, पूर्वजों से मिला है। एक हिंदू धर्म को मानने वाला पिता अपने 5 वर्ष के बालक को मंदिर ले जाएगा और कहेगा बेटा जय जय करो, उसकी अपनी कल्चर है भाई। एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति मस्जिद जाएगा, कहेगा नमाज पढ़ो, उसकी अपनी कल्चर है। कोई सिख धर्म को मानता है, गुरुद्वारे जाएगा, कहेगा अरदास करो, उसकी अपनी कल्चर है। कोई क्रिश्चियन है, चर्च जाएगा, कहेगा प्रेयर करो, उसकी अपनी कल्चर है। समझ में आई बात? तो कल्चर की परिभाषा क्या हुई? जो आपको आपके पूर्वजों से विरासत में मिली है चीजें। अब विरासत में क्या क्या मिला? सबसे पहले मैंने उदाहरण दिया, वेशभूषा। कहां से मिली भाई? बोलो बोलो। संस्कृति से मिली। अच्छा, इसी में आप पढ़ोगे आभूषण, इसी में आप पढ़ोगे राजस्थानी भाषा, साहित्य, इसी में आप पढ़ोगे लोक देवता, इसी में आप पढ़ोगे लोक देवियां, इसी में आप पढ़ोगे संत संप्रदाय, इसी में आप पढ़ोगे लोक, इसी में आप पढ़ोगे मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको सिलेबस बताया। पहली क्लास है, सबसे पहले बच्चों को यह तो पता हो कि मुझे पढ़ना क्या है। समझना बेटा, तैयारी का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मर्जी आए जो पढ़ो। पढ़ो तो सही, लेकिन स्मार्ट तरीके से पढ़ो, सिलेक्शन ओरिएंटल पढ़ो। आपको क्या लगता है पढ़ने में 25 लाख बच्चे जो परीक्षा देंगे वो नहीं पढ़ेंगे? सब पढ़ेंगे भाई। और सबको पता है कि भाई वीडियो की या पटवार की पोस्ट आएंगी 4000, फिर भी फॉर्म आएंगे 10 लाख। परीक्षा तो 10 लाख देंगे, लेकिन 10 लाख को पता है कि सिलेक्शन केवल 4000 का ही होना है, फिर भी 9,96,000 भी परीक्षा देंगे हैं। अब आपको अगर 9,96,000 में आना है तो अपनी मर्जी से पढ़ो, लेकिन आप चाहते हो कि आपको उन 4,000 में आना है जो सिलेक्शन ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। क्या? सबसे पहला, सेलेक्टेड टीचर एंड सेलेक्टेड कंटेंट। जो भी टीचर आपको टीच कर रहा है उस पर आपको फेथ रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा, ठीक है ना। 10 अलग अलग किताबें पढ़ने से अच्छा है एक ही किताब को 10 बार पढ़ो। अलग अलग किताबें पढ़ोगे, अलग अलग कंटेंट मिलेगा, अलग अलग कंटेंट मिलेगा, फिर भ्रम की स्थितियां पैदा होंगी। सर ने तो ये लिखाया, किताब में ये दे रखा है, किसको सही माने? समझना बेटा, उससे क्या होगा? फिर वो बच्चा भ्रम में ही फंसा रहेगा, उलझा रहेगा और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। नंबर 1, सेलेक्टेड टीचर एंड सेलेक्टेड कंटेंट। नंबर 2, कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी इज मस्ट। रेगुलर रहें, कंटिन्यू रहें। आज आए, कल नहीं आए, परसों फिर आए, नुकसान आपका, टीचर का किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। क्लियर? तो नंबर 1, सेलेक्टेड टीचर, सेलेक्टेड कंटेंट। नंबर 2, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी। नंबर 3, प्रॉपर टेस्ट सीरीज। सिलेक्शन में टेस्ट सीरीज का भी रोल है। क्यों? क्योंकि उन टेस्ट सीरीज से ही आपको पता लगेगा कि किस टॉपिक से किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं और किस टॉपिक में एग्जामिनर ने कितना डेप्थ में जाकर के पूछा है। समझ लो आप, इसलिए टेस्ट सीरीज भी आपको देनी है। नंबर 4, क्या? सेल्फ स्टडी। बहुत बढ़िया, गुड। और नंबर 5, सोना बाबू से दूरी। ये 5 मूल मंत्र हैं सफल होने के। खाना खाया, 1.5 घंटे एक दूसरे को खाना खिलाओगे
तो जिसको आज आप खाना खिला रहे हो, आने वाले 2 साल बाद उसी के बच्चे तुमको मामा कहेंगे। अब तुमको मामा बनना है, खूब खाना खिलाओ। समझ में आ रही बात बेटा? मजाक की बात नहीं है। 90% बच्चा 5 घंटे रील में बर्बाद कर रहा है, और रील आपके किसी काम की नहीं। आज ही घर जाके जितने लोगों को फॉलो कर रखा है सबको अनफॉलो करो, और इस विशालकाय प्राणी को फॉलो करो। आई बात समझ में? अगर सिलेक्शन चाहिए तो। मजाक अपनी जगह बेटा, लेकिन पहला दिन है, पहले हमें ये तो पता हो पढ़ना क्या है। हाँ, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। अब मुझे तो सगाई से विदाई तक के सारे गीत गाने हैं। कोई भी टॉपिक या तो आप बता दो, नहीं तो मैं सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ाता हूं और जिससे सबसे ज्यादा बच्चे को डर लगता है वो टॉपिक शुरू करें शुरू भाई। चलिए, तो एक टॉपिक आपके आता है बेटा जिसमें बच्चा ये कहता है गुरुजी हमें तीज त्योहार याद ही नहीं होते हैं, तिथियां याद ही नहीं होती, और मेलों से और त्योहारों से प्रश्न अक्सर आता है। बोलो आता कि नहीं आता है? हैं? तो टॉपिक है आपका तीज त्योहार एंड मेले। अब समझना साहब, आप और हम सब किस देश में रहते हैं? अरे किस देश में रहते हैं? भारत में रहते हैं भाई। मान लेना ये भारत है, मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन मान लेना, माना कि x का मान y है, तो इसको भारत मानने में क्या तकलीफ? ये आपका भारत है। अब इस भारत को सबसे पहले हम एक नाम से जानते थे बेटा, जिसका नाम था आर्यव्रत। क्या नाम था बेटा? आर्यव्रत। इसी भारत को हम कहते हैं हिंदुस्तान। इसी भारत को हमने कहा इंडिया। इसी को हमने कहा हिंद की सरजमी। हिंद की सरजमी। हिंदुस्तान लोग हिंदू लोग ज्यादा रहते हैं, इसलिए हिंदुस्तान। हिंद की सरजमी इस्लाम के लोग कहते हैं। इसी को हम कहते हैं सोने की चिड़िया। क्या कहते हैं साहब? सोने की चिड़िया। अब ध्यान ये रखना बेटा कि ये जो सबसे पहले भारत को नाम दिया गया था आर्यव्रत, वो इसलिए दिया गया था क्योंकि भारत पर शासन था आर्यों का। किसका शासन था भाई? आर्यों का। आर्य का मतलब राजपूत लोग, आर्य पुत्र, आर्यपुत्र कहते थे। और एक वंश यहां पर शासन किया करता था बेटा, उस वंश का नाम था पुरुवंश। कौन सा वंश था? पुरुवंश। और पुरुवंश का एक बड़ा प्रतापी राजा हुआ जिसका नाम था शांतनु। क्या नाम था भाई? शांतनु। और इस शांतनु की एक पत्नी थी, सबकी होती, इनकी भी थी, नाम था गंगा। क्या नाम था साहब? गंगा। और इस शांतनु और गंगा के एक लड़का पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ, पुत्र पैदा हुआ, छोरा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया देवव्रत। क्या नाम रखा गया बेटा? देवव्रत। इस देवव्रत को जन्म देने के कुछ ही समय पश्चात गंगा का हो गया देहांत। गंगा मर गई, गंगा का इंतकाल हो गया, गंगा मृत्यु को प्राप्त हो गई। ठीक हो गई बात? अब पत्नी मरी तो पति अकेला हो गया है। हुआ कि नहीं हुआ? अब जैसे ही पति अकेला हुआ तो इसने गाना गाया, अकेले तन्हा जिया न जाए तेरे बिन। बड़ी समस्या। अब आदमी जब एकाकी होता है, अकेला होता है, डिप्रेशन में रहता है। हम जब स्ट्रेस में होते तो कहां जाते हैं? अपाची उठाई रेफेस हैं, किनारे बैठेंगे, बैठे बैठे बाटा उठा करके पानी में पाटे ही फेंकेंगे और नहीं करेंगे तो कुछ। अंदर से एक मेढक निकल के आया, भैया तेने तेरी के चक्कर में मेरी का सर फोड़ दिया। डिप्रेशन में आदमी कुछ भी कर सकता है। तो ये आदमी जब टेंशन में था, मनोरंजन के साधन नहीं थे, 2 ही साधन हुआ करते थे, या तो राजा शिकार पर जाता था या फिर अपने दरबार में नर्तकियों का नृत्य देखता था। ये 2 ही काम थे। पीवीआर तो था नहीं, ऑनलाइन टिकट बुक कराया, मूवी देखने चले गए। और मोदी जी मन की बात रेडियो पर कर लेते हैं, ये भैया कहां करे बेचारा, बड़ा समस्या। तो शिकार खेलने गया। अब शिकार आदमी घर में तो खेलेगा नहीं, शिकार के लिए कहां जाना पड़ेगा भाई? जंगल में जाना पड़ेगा। अब जब ये शांतनु शिकार पर गया तो इसकी भेंट होती है एक महिला से जिसका नाम था सत्यवती। क्या नाम था बेटा? सत्यवती। सत्यवती बड़ी सुंदर महिला थी। देखते ही
शांतनु के मन में पुनर्विवाह का मन हुआ, उससे शादी की इच्छा हुई। अब शादी की इच्छा हुई तो शादी की बात आजकल तो खुद ही कर लेते हैं, पहले माता पिता से बात की जाती थी। ये सत्यवती जो है ये एक नाविक की कन्या थी बेटा। किसकी पुत्री थी? नाविक की कन्या थी। तो शांतनु ने इस नाविक से कहा कि भैया मैं आपकी पुत्री से विवाह चाहता हूं। अब हर पिता चाहता है कि जहां उसकी बेटी की शादी हो वहां राज करे, और यहां तो राजा से शादी होनी थी तो राज ही करती, झाड़ू पोछे तो करती नहीं है। लेकिन इस नाविक ने कहा कि भैया शादी तो मैं कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। यानी विवाह तो होगा, लेकिन विवाह कैसा होगा? सशर्त विवाह होगा। बोले महाराज क्या शर्त आपकी? बोले मेरी शर्त यह है कि मेरी बेटी से जो बेटा या संतान पैदा होगी वही आर्यव्रत की राजा बने, तो मैं मेरी छोरी की शादी कराऊं, नहीं तो नहीं कराऊं। अब उत्तराधिकार का अधिकारी होता है बड़ा लड़का। बाप के मरने के बाद पगड़ी किसको बनती है? बड़े बेटे को बनती कि नहीं बनती है? परिवार का मुखिया कौन होता है पिता के बाद? बड़ा बेटा। यहां बड़ा बेटा ऑलरेडी है, अब राजा तो ये बनने वाला है, हैं? अब धर्म संकट वाली स्थिति। बेटे को अगर खुश रखना है पत्नी नहीं मिलेगी, और पत्नी अगर चाहिए तो बेटे को राजगद्दी छोड़नी पड़े। अब आदमी बेचारा गुमसुम रहने लगा, कह भी नहीं सकता किसी से, नहीं तो लोग मजाक बनाएंगे, ओ छोरो तो ब्याह वालों वीरों डोकरा खुद ब्याह करो हाल तो समस्या हो जाए, इसलिए किसी से कहा नहीं। लेकिन जब देवव्रत ने देखा कि मेरे पिता जब से शिकार से लौटे हैं ज्यादा टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, कारण क्या है? पता लगा होने वाली मम्मी। डिप्रेशन का कारण क्या है? होने वाली मम्मी। दुनिया का पहला बेटा था बेटा जो अपने पिता का रिश्ता लेके गया। सामान्यतया पुत्र का रिश्ता पिता लेके जाता है, ये पहला पुत्र था जो अपने बाप का रिश्ता लेके गया। नाना जी, ओ नाना जी। बोले हाँ जी। बोले आपको डर है कि मैं राजा बनूंगा? मैं सौगंध खाता हूं राजा नहीं बनूंगा। और आपको यह डर है मैं राजा नहीं बनूंगा, शादी करके अपनी संतान को राजा बना दूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, अर्थात विवाह नहीं करूंगा। ऐसी सौगंध खाने के लिए जिगरा चाहिए महाराज। 90% बच्चे तो कोचिंग इसलिए करते हैं कि काड़े पीड़े हो जाएं, फिर बाद में भले किसी किले पे मिले ये टाइल्स में, एक बार तो करेंगे। सबकी इच्छा होती है, लेकिन इस भाई ने कठोर प्रतिज्ञा की, और कठोर प्रतिज्ञा करने के कारण यही देवव्रत कहलाया भीष्म। क्या कहलाया बेटा? भीष्म। समझ में आ रही बात? अब रास्ता साफ, सत्यवती से विवाह हो गया शांतनु का, और शादी के कुछ ही समय बाद सत्यवती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक का नाम था चित्रवीर, दूसरे का नाम था विचित्रवीर। दोनों राजकुमार बड़े होने लगे। दोनों राजकुमार जब बड़े हुए तो देवव्रत ने यानी भीष्म ने उन दोनों राजकुमारों का विवाह करवा दिया। एक दुल्हन का नाम था अंबा, दूसरे का नाम था अंबिका। और जब हम रीति रिवाज पढ़ेंगे तो वहां एक रस्म आती है बेटा, औलंदी। दुल्हन के साथ एक छोटी बच्ची आने की परंपरा है हमारे यहाँ, जिसको औलंदी बोलते हैं। और ये प्रश्न आया बेटा आपके लैब असिस्टेंट में, ध्यान रखना, है ना? तो वो उन दोनों दुल्हन के साथ एक बच्ची भी आई थी, हैं? उसका नाम था अंबालिका। तो 3 हो गई, अंबा, अंबिका और अंबालिका। लेकिन परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ ही समय बाद दोनों पुत्रों की एक साथ अकाल मृत्यु हो गई, दोनों मर गए। अब जिसको राजा बनना था वो रहे नहीं, जो वास्तव में राजा था वो होगन खा के बैठा है। अब राजा बने कौन? बड़ी समस्या। अब राज्य का पूरा कार्यभार, दायित्व किसके कंधों पर आया? क्योंकि राजमाता कौन है? शिवगामी देवी नहीं है, सत्यवती है। इसके कंधों पर जब वजन आया तो इसको याद आया, अरे मेरे शादी से पहले एक छोरा और है। सत्यवती के विवाह से पूर्व एक संतान और थी जिसका नाम था वेदव्यास। क्या नाम था बेटा? वेदव्यास। जब इस वेदव्यास को पता लगा कि मेरी मां संकट में है तो व्हाट्सएप मैसेज किया मम्मी ने, ए चरा इधर आ, काम है तेरे लिए। बोले मां क्या काम है? तो बोले हस्तिनापुर को युवराज दो। वेदव्यास ने कहा मैं तो बाबा जी आदमी, मैं युवराज कैसे दूं, मैं तो संत आदमी। अरे बोले मां संकट में है और तू ऐसा जवाब दे रहा है, तेरा दायित्व नहीं बनता। वेदव्यास ने कहा मां तू कह तो सही रही है, आज मेरा अस्तित्व है तेरी वजह से है, तू नहीं होती तो मैं भी नहीं होता। तो मैं तेरी बात को नकारूंगा नहीं, मना नहीं करूंगा, लेकिन मेरी भी एक
पहले शर्त बहुत रखते थे लोग, वेदव्यास जी ने भी शर्त रखी। क्या शर्त रखी? कि तेरी दोनों बहुओं को कहना मेरे सन्मुख आकर के खड़ी हो जाएं निर्वस्त्र, केवल दृष्टिपात से, देखने मात्र से वो गर्भवती होंगी। अब कोई भी महिला चाहे कितनी ही निर्लज्ज क्यों ना हो ऐसा नहीं करेगी, लेकिन हर महिला चाहती है कि कोई उसे भी मां कहने वाला हो, किसी छोटी सी नन्ही सी उंगली को पकड़ के वो भी चले। हर महिला की इच्छा होती है ममता वात्सल्य का सुख की अनुभूति करना। तो पहला नंबर आया बड़ी बहू का, अंबा। अंबा जैसे ही कमरे में गई और मुखार बिंद के तेज को देखा, वेद व्यास जी को जब देखा तो अखंड सूर्य के समान तेज उनके चेहरे पर ग्लो। ब्रह्मचर्य का तेज बड़ा जबरदस्त होता है महाराज। सूर्य को एकटक आप देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, आंखें बंद हो जाती हैं। तो जैसे ही उस अंबा ने वेद व्यास जी के मुंह को देखा, उसकी आंखें बंद हो गई और छोरा पैदा हुआ अंधा, धृतराष्ट्र। छोरा कौन पैदा हुआ भाई? धृतराष्ट्र। भागवत की कथा नहीं है बेटा, आगे समझोगे आप कि मैंने पूरी कहानी क्यों सुनाई। क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका है स्टोरी मेथड, कहानी शिक्षण। जब हम चीजों को जीके में कहानियों के माध्यम से पढ़ते हैं, चीजें हमें लंबे समय तक याद होती हैं, मजाक नहीं है। अभी पता लगेगा आपको कि मैंने ये कहानी क्यों सुनाई। अब हुआ क्या कि भाई जैसे ही धृतराष्ट्र हुआ, दूसरा नंबर आया छोटकी का। छोटी बहू जो थी उसने कहा कि यार बहना जब तू कमरा में बांधने आई, पसीनो पसीनो वेरी ही, मैंने गर्मी गणी। वो दिमाग लगाया थोड़ा सा उसने, औरतों में वैसे होता नहीं लेकिन उसने थोड़ा सा लगाया। तो लगाया उसने, मुल्तानी मिट्टी का लेप किया और मुल्तानी मिट्टी का लेप करके चली गई वेद व्यास जी के सामने। और मिट्टी का पर्यायवाची होता है पांडु। लड़का पैदा हुआ पांडु। अब वो जो छोटा रिचार्ज था दासी, उसने कहा होगा जो देखा जाएगा, चली गई सामने। और हम न तो आंख उठा के बात करेंगे ना आंख झुका के बात करेंगे, हम तो आंख से आंख मिला के बात करेंगे। सीधा आंखों में आंखें डाल के वेद व्यास जी से बात करने लगी। और उस दासी के पुत्र पैदा हुआ बेटा विदुर। कौन हुआ? विदुर। महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ योद्धा और सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति, जो कि एक दासी पुत्र था। इसलिए मैं कहता हूं बेटा, इंसान जन्म से महान नहीं होता, कर्म से महान होता है। आप किस कुल में जन्मे हैं, किस परिवार में जन्मे हैं। गरीब इंसान पैदा होना गलत नहीं है, लेकिन गरीब मरना गलत है, समझे आप? तो विदुर महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ योद्धा, सबसे बड़ा विद्वान आदमी। इसी वंश में एक राजा और हुआ, दुष्यंत। और दुष्यंत को हो गया प्रेम, किससे? शकुंतला से। और शकुंतला और दुष्यंत ने कर ली लव मैरिज। और लव मैरिज को पुराने जमाने में कहते थे गंधर्व विवाह। क्या कहते थे भाई? आज तुम करते हो तो कोई नया तीर नहीं मारते हो, तुम्हारे बाप दादे करते आए हैं। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी से किया गंधर्व विवाह। मैं बिना प्रमाणिकता की बात नहीं करता बेटा। शकुंतला से दुष्यंत ने किया गंधर्व विवाह। और जब इन दोनों की शादी हुई तो इनसे एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था सर्वदमन। और इसी सर्वदमन को आगे चल करके कहा गया भरत, और इस भरत के नाम पर देश का नाम पड़ा भारत। आई बात समझ में? आर्यव्रत से भारत तक की कहानी है, महाभारत की कथा नहीं है। छोटी कक्षाओं में आपने एक पाठ पढ़ा होगा, मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है, घर बाहर झूले ही झूले गाते राग मल्हार हैं, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। जितने त्योहार हमारे हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं शायद ही किसी कंट्री में मनाए जाते हों। आप जाइए अमेरिका और जाकर के डोनाल्ड ट्रंप से भेंट करिए व्हाइट हाउस में और उससे पूछिए, यू नो राणाजी बाबूजी आई डोंट नो, यू नो गातोड़ जी आई डोंट नो, यू नो हड़बू जी आई डोंट नो, यू नो पाबू जी आई डोंट नो, यू नो रामदेव जी आई डोंट नो, यू नो जीण माता आई डोंट नो। बट हमारे यहां सब हुए हैं इसलिए हमको पता है या नहीं? प्रतिदिन कोई न कोई त्योहार हमारे भारत में मनाया जाता है, इसलिए भारत को कहते हैं त्योहारों का। अब हमारे टॉपिक तक हम पहुंचे हैं। टॉपिक क्या है? 30 त्योहार मेले। लिखें, थोड़ा सा लिखो, लिखना भाई। लिखना भाई। भारत में
सभी धर्मों को भारत में सभी धर्मों को मानने वाले लोग निवास करते हैं। भारत में सभी धर्मों को मानने वाले लोग निवास करते हैं और सभी अपने अपने धर्मानुसार सभी अपने अपने धर्मानुसार अपने अपने धर्मानुसार अपने अपने त्योहार मनाते हैं। अपने अपने धर्मानुसार अपने अपने त्योहार मनाते हैं। ठीक हो गई बात। अगर कोई मुस्लिम है तो वो मुहर्रम मनाएगा, चहल्लुम मनाएगा, सबे बारात मनाएगा, सबे कद्र मनाएगा, सबे मेराज मनाएगा, ईद उल मिलादुन्नबी मनाएगा, 12 वफात मनाएगा, ईद उल फितर मनाएगा, ईद उल जुहा मनाएगा, ख्वाजा साहब का उर्स मनाएगा, दीवान शाह बाबा का उर्स मनाएगा। मुस्लिम है तो ये मनाएगा। अगर कोई सिख है लोहड़ी मनाएगा, वैसाखी मनाएगा, हैं गुरु नानक जयंती मनाएगा, गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाएगा। अगर कोई सिंधी है तो वो आपके चेटी चंड मनाएगा, असू चंड मनाएगा, थदड़ी मनाएगा, बड़ी सातम मनाएगा। अगर कोई जैनी है पर्यूषण मनाएगा, 10 लक्षण मनाएगा, क्षमावाणी मनाएगा, रोड तीज मनाएगा, सुगंध दशमी मनाएगा, ऋषभदेव जयंती मनाएगा, महावीर जयंती मनाएगा। हैं और गलती से अगर कोई हिंदू है तो वो तो पता नहीं क्या क्या मनाएगा। हैं तो सभी अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने त्योहार मनाते। यहां तक की चीज समझ में आई बेटा? बोलो बोलो। हाँ, त्योहारों को लिखना बेटा। त्योहारों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए 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 हमें त्योहारों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें संवतों की जानकारी होना आवश्यक है। हमें संवतों की हमें संवतों की जानकारी होना आवश्यक है। संवतों की जानकारी होनी चाहिए बेटा। संवत मुख्य रूप से 5 प्रकार के। संवत मुख्य रूप से कितने प्रकार के बेटा? 5 प्रकार के। अब मैं अगर आपसे पूछूं भैया मेरे बताइए संवत किसे कहते हैं, बता पाएंगे? प्लीज टोपी वाले भैया, शुभ नाम आपका? नहीं बता पाएंगे बॉस? बताएंगे? नहीं बताएंगे? चलिए कोई बात नहीं। योर गुड नेम? हाँ, मनमोहन फ्रॉम डूंगरपुर। बहुत बढ़िया, अच्छी बात, स्वागत है आपका। बेटा संवत का मतलब ये होता है जब कोई भी राजा या राज परिवार 100 साल तक अच्छा शासन करता था, उचित शिक्षा होती थी, उचित चिकित्सा होती थी, उचित पेयजल की व्यवस्था होती थी, प्रजा खुश रहती थी, तो वो राजा या तो अपने नाम पर या अपने वंश के नाम पर एक संवत चलाता था। समझ में आई बात? क्या नहीं आई बात? संवत किसे कहते हैं? जब कोई भी राजा या राज परिवार 100 साल तक कुशल शासन काल देता था तो उसी खुशी में वो अपने नाम से या अपने वंश के नाम से एक संवत चलाता था। क्लियर हो गई बात? मुख्य रूप से कितने प्रकार के? 5। कितने प्रकार के? पहला संवत लिखना मेरे बच्चों, ग्रिगोरियन कैलेंडर। सबसे पहला संवत कौन सा है? ग्रिगोरियन कैलेंडर। और ये ऐसा कैलेंडर है बेटा जिसको पूरी दुनिया ने माना है, पूरा वर्ल्ड इसको फॉलो करता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर। सबसे पहला संवत कौन सा? ग्रिगोरियन कैलेंडर। सबसे पहला संवत कौन सा है? ग्रिगोरियन कैलेंडर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि साहब ग्रिगोरियन कैलेंडर शुरू कब से हुआ, तो ध्यान रखना इसका प्रारंभ 0 ईस्वी
या फिर आप कह सकते हो ईसा मसीह के जन्म से, ईसा मसीह के जन्म से माना जाता है। बात समझ में आ गई क्या? सबसे पहला संवत कौन सा बेटा? ग्रिगोरियन कैलेंडर। और ग्रिगोरियन कैलेंडर प्रारंभ कब से हुआ? 0 ईस्वी से, या फिर हम कह सकते हैं ईसा मसीह के जन्म से। कहने का मतलब अभी सन चल रहा है 2026, इट मीन्स ईसा मसीह को जन्म लिए हुए कितना साल हो गया? 2026। बात समझ में आ गई क्या नहीं आई? बोलो। वर्तमान में जो आपका अंग्रेजी सन चल रहा है ना बेटा 2026, ये अकॉर्डिंग टू ग्रिगोरियन कैलेंडर, अकॉर्डिंग टू। बात क्लियर, समझ में आई बेटा? बोलो। अच्छा, ये जो कैलेंडर है ये किस गणना पर आधारित होता है? तो ध्यान रखना, सूर्य की गणना पर आधारित होता है। किस गणना पर आधारित होता है? सूर्य की गणना पर, सूर्य की गणना पर आधारित होता है। क्लियर हो गई क्या बात? अच्छा, इस कैलेंडर में टोटल दिन कितने होंगे? 365 होंगे। कितने होंगे भाई? 365 होंगे। क्लियर? अच्छा, इस कैलेंडर के अनुसार महीने कितने होंगे? तो 12 होंगे। अच्छा, कहां से कहां तक होंगे? तो जनवरी से दिसंबर, जनवरी से दिसंबर। बोलो, इसमें समझने जैसा कुछ है क्या? है? क्लियर है? सबसे पहला कैलेंडर कौन सा बेटा? ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर प्रारंभ हुआ 0 ईस्वी से या ईसा मसीह के जन्म से, सूर्य गणना पर आधारित है। टोटल दिन होंगे 365, टोटल महीने होंगे 12 और जनवरी से दिसंबर तक। कोई दिक्कत आई बात समझ में बेटा सभी भैया बहनों को? बोलो। मेरा निवेदन है बेटा आपसे, झूठी गर्दन मत हिलाना। कोई भी चीज समझ में नहीं आए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार पूछो। पूछेगा वही जो सीखने आया है। समझना, पूछने वाले बच्चे से मैं कभी नाराज नहीं होता। क्यों? क्योंकि पूछेगा वही जो सीखने आया है। जो पहले से ही इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड है, उसको दुनिया की कोई ताकत कुछ सिखा नहीं सकती। झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान है। एटीट्यूड रखोगे कुछ सीख नहीं पाओगे, नम्र रहोगे, विनम्र रहोगे, निश्चित रूप से सीख के जाओगे बेटा। क्यों? क्योंकि टहनी डाली, वही डाली झुकती है जो फलों से लदी हुई होती है। सूखा ठूंठ, ठूंठ का ठूंठ खड़ा ही रहता है, उसको कोई पूछता भी नहीं। समझ रहे हो आप मेरी बात? इसलिए नम्र विनम्र रह करके सीखोगे, 100% सीख के जाओगे। क्लियर है? दूसरा संवत लिखना बेटा, ये तो पहला संवत हुआ। दूसरा संवत लिखना मेरे बच्चों, विक्रम संवत। कौन सा संवत मेरे भाइयों बहनों? विक्रम संवत। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप नोट्स बना रहे हैं, इसलिए थ्योरी को थ्योरी के हिसाब से लिखना ताकि आपको पढ़ने में सुविधा रहे। और डॉक्टर की राइटिंग बिल्कुल मत लिखना, पता लगे साहब 2 घंटे बाद खुद को ही खबर नहीं पड़े लिखा क्या है। कई लोग डॉक्टर की राइटिंग लिखते हैं, हाँ, लिखने में तो माताओं बहनों का जवाब नहीं। 5 तरह के पेन लेंगी, क्या डिजाइने बनाती है महाराज। हाँ, अच्छी बात है, बच्चियां अच्छे नोट्स बनाती हैं, गुड, अच्छी बात है, बनाना चाहिए। खैर, दूसरा संवत कौन सा बेटा? विक्रम संवत। अब ध्यान देना, लिखना इसमें, विक्रम संवत का प्रारंभ, विक्रम संवत का प्रारंभ उज्जैन के शासक, उज्जैन के शासक, उज्जैन के शासक महाराज विक्रमादित्य, नाम को अंडरलाइन करना बेटा, उज्जैन के शासक महाराज, सॉरी श्री राधा, उज्जैन के शासक महाराज विक्रमादित्य के शासनकाल से माना जाता है, के शासनकाल से माना जाता है, शासनकाल से माना जाता है। इनका शासन, इनका शासन 57 ईसा पूर्व रहा। अब यहां एक चीज समझ लेना बेटा, लिखो एक बार तो यहां तक, इनका शासन कब तक रहा बेटा? 57 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व।
अब ध्यान देना बेटा, 57 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म से 57 साल पहले, समझ गए? ईसा मसीह के जन्म से 57 साल पहले। अब वर्तमान में ईसा मसीह को जन्म लिए हुए कितना साल हो गया? हो गया। और हमें इससे भी 57 साल पहले की बात करनी है, तो क्या करेंगे? बात समझ में आ गई मैं जो समझाना चाह रहा हूं? भाई जो वर्तमान आपका अंग्रेजी कैलेंडर है उसमें अगर आप 57 प्लस करते हैं तो आपका एग्जैक्ट जो विक्रम संवत है वो आता है ना? अब अगर कोई आपसे वर्तमान में पूछे कि विक्रम संवत कौन सा चल रहा है तो आपका जवाब होगा 2083। बात समझ में आई? और ये फॉर्मूला केवल यही नहीं, हर टॉपिक में कल्चर में लगेगा। जैसे लोक देवता गोगा जी का जन्म विक्रम संवत पूछा जाए तो 1003 और ईसवी अगर पूछा जाए तो 946। आ रही बात समझ में? और आजकल प्रश्न आ रहे हैं कालानुक्रम से रिलेटेड। समझ रहे हो मेरी बात को बेटा? तो जितना इजी तुम समझ रहे हो चीजें उतनी इजी अब नहीं रही। वो गया जमाना, राजस्थान की राजधानी जयपुर, नहीं पूछता आजकल, नहीं पूछता। आजकल तो 4 गायों की नस्लें और 4 एरिया। बताओ, गिर, थारपारकर, कांकरेज, राठी, ये 4 नस्लें हैं, 4 एरिया। कौन सी नस्ल किस एरिया में पाई जाती है? जब तक चारों नस्लें चारों एरिया मालूम नहीं होंगे एक प्रश्न को आप सही नहीं कर सकते। एक ही प्रश्न में 5 प्रश्न पूछ रहा है वो आपसे। समझ में आ रही है बात? और ये पैटर्न आपको पता लगेगा टेस्ट सीरीज से। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा टेस्ट सीरीज भी आपको ज्वाइन करनी है। हर एक टेस्ट देना है, डरना नहीं, घबराना नहीं। डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। हाँ हाँ, तूफानी करेंगे हम भी, क्या नहीं करेंगे? तो दूसरा संवाद लिख दो बेटा। मेरा मानना है, मैं पढ़ा रहा हूं और बच्चे के माथे पर 3 रेखाएं बनी हैं। क्या लिखे? माथे पर अगर 3 रेखाएं हैं इसका मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, केवल रजिस्टर भर रहे हो। जब पढ़ना ही है तो क्यों ना हंसते हंसते पढ़े। स्ट्रेस लेके पढ़ाई नहीं होती बेटा, ये ध्यान रखना। मेरा मानना है कि जब पढ़ना ही है तो क्यों ना हंसते हंसते पढ़े। इसको प्रेशर क्यों लेते हो, डर क्यों रहे हो? कोई पहाड़ तो तोड़ने के लिए कह ही नहीं रहा तुमसे। जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है उसको याद करना है। क्लियर है क्या? बोलो बिटिया, दोनों संवत समझ में आए क्या? बोलो बोलो। तीसरा संवत लिखो, शक संवत। मेरी चाय ठंडी हो जाएगी, बोल दो लिख लूंगा, लिख लोगे? लिखो साहब, शक संवत। तीसरा संवत है बेटा आपके शक संवत। इसमें लिखना शक संवत का प्रारंभ कुषाण शासक कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क, राजा के नाम को अंडरलाइन करना। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल से माना जाता है। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल से माना जाता है। शासनकाल से माना जाता है। इनका शासन इनका शासन 78 ईस्वी रहा। इनका शासन कब तक रहा भाई? अब ध्यान देना, वहां पर हमने बात की थी बेटा ईसा पूर्व की, यहां हम बात कर रहे हैं ईस्वी की। फर्क है। ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। अब पहले की बात है तो प्लस किया, बाद की बात है। ईस्वी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात है, क्योंकि ईस्वी सन शुरू हो गया 0 से। कब से शुरू हुआ भाई? 0 से। अब ईस्वी की बात है, इसका मतलब क्या करोगे? 2026 माइनस 78 और एग्जैक्ट आपका आया 1948। आई थिंक यही आएगा, निकाल के देखना। 1948 ही आएगा शायद, निकाल के देख लो एक बार। तो ये जो 1948 है ये आपका वर्तमान क्या है बेटा? शक संवत। बात समझ में आया क्या? बोलो बोलो।
अच्छा, ये जो शक संवत है इसी को हमने भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया है। ये जो शक संवत है ना बेटा, इसी को हमने क्या माना? राष्ट्रीय कैलेंडर माना है। यह भी प्रश्न बनता है, बताओ साहब भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो शक संवत। ग्रेगोरियन कैलेंडर मत करके आना, शक संवत को हमने क्या माना है? राष्ट्रीय कैलेंडर माना है। क्लियर है? बोलो बोलो, बात समझ में आ गई क्या? तीसरे संवत समझ में आया? चौथा संवत लिखना बेटा, गुप्त संवत। चौथा संवत कौन सा मेरे भाइयों बहनों? गुप्त संवत। और गुप्त संवत का प्रारंभ होगा बेटा 319 ईस्वी। 319 ईस्वी। 319 ईस्वी। अब ध्यान देना, ईस्वी की बात है तो स्वाभाविक बात है क्या होगा? शाबाश, माइनस होगा। यानी समझ गए मैं जो समझाना चाह रहा था। ठीक हो गई बात बेटा? और जो आपका एग्जैक्ट आया वो आपका वर्तमान क्या होगा? गुप्त संवत। क्लियर हो गई बात? अच्छा, पांचवें नंबर पर जो संवत आता है वो आता है बेटा हिजरी संवत। कौन सा आता है? हिजरी संवत। अब हिजरी संवत का जो प्रारंभ है इसको समझना। इस्लाम के प्रवर्तक माने जाते हैं पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम के प्रवर्तक कौन? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ 570 ईस्वी में। कब हुआ बेटा? 570 ईस्वी में। कहने का मतलब ईसा मसीह से भी 570 साल बाद। ईसा मसीह से भी 570 साल बाद। ठीक हो गई बात? अब जब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब हुए, उन्होंने कहा कि भैया देखो, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं आपके ग्रेगोरियन कैलेंडर में, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं विक्रम संवत में, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं आपके शक संवत में, और मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं आपके गुप्त संवत में। मैं तो अपने हिसाब से अपना कैलेंडर खुद बनाऊंगा और अपने हिसाब से ही अपना संवत चलाऊंगा। तो कैलेंडर बनाया और नाम दिया इस्लामिक कैलेंडर। क्या नाम दिया? इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार मुस्लिमों के 12 महीने। बता बेटा, तू ही बता चल। दस ही हुए। हाँ, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, सावन, रमजान, शब्बाल, जिलकात, जिलहिज। ये 12 महीने हैं इस्लाम के। और 12 हमारे भी हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ एंड फाल्गुन। और 12 ग्रेगोरियन कैलेंडर में भी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक, बोलो बोलो, हैं? हाँ, तो हिजरी संवत। हिजरी लिखना साहब। हिजरी संवत का प्रारंभ इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार, इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार हिजरी संवत का प्रारंभ इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार, कैलेंडर के अनुसार 16 जुलाई, डेट भी है बेटा यहां, 16 जुलाई 622 ईस्वी। अंडरलाइन करना, 16 जुलाई 622 ईस्वी से माना जाता है, से माना जाता है। इसी दिन से, इसी दिन से इस्लाम में एक पवित्र यात्रा प्रारंभ हुई। एक पवित्र यात्रा प्रारंभ हुई और ये जो पवित्र यात्रा प्रारंभ हुई बेटा, इसको इस्लाम के भाई कहते हैं हज यात्रा। क्या कहते हैं बेटा? हज की यात्रा। हर मुस्लिम जीवन में एक बार हज यात्रा करता है, ठीक है ना? तो हज यात्रा, और इस हज की यात्रा को करने वाले यात्री जो हैं वो कहलाएंगे बेटा हाजी। क्या कहलाएंगे? हाजी। और इसे लागू किया गया था मेरे बच्चों 638 में। लागू कब किया गया था बेटा? 638 में। अभिषेक भैया, दीपक जी बुला रहे हैं।
बात आ गई समझ में बेटा? हैं? त्योहारों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए जानकारी किसकी होनी चाहिए? संवतों की। और संवत मुख्य रूप से मैंने आपको बताए 5, पांचों आपके सामने। बोलो बोलो, हैं? ठीक हो गई बात? अब एक लाइन लिखना, अब एक लाइन लिखना बेटा, अंग्रेजी महीनों की तरह ही हिंदी में भी, अंग्रेजी महीनों की तरह ही हिंदी में भी 12 माहों की गणना की गई है। अंग्रेजी महीनों की तरह ही हिंदी में भी 12 माहों की गणना की गई है बेटा। अंग्रेजी महीनों की तरह ही हिंदी में भी 12 माहों की गणना की गई है। ठीक हो गई बात? अंग्रेजी के 12 महीने जनवरी टू दिसंबर, वैसे ही हिंदी के 12 महीने भी हमें याद होने चाहिए। अगर याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है करने पड़ेंगे बेटा, अगर आपको तिथियां याद करनी है। ठीक हो गई बात? और ये टॉपिक मान के चलना, निश्चित रूप से प्रश्न बनाएगा। क्लियर है? चलिए, अच्छा कोई बता पाएगा आप में से हिंदी का सबसे पहला महीना? सबसे पहला महीना। और जब हमारे यहां चैत्र होगा तो अंग्रेजी में महीना चलेगा मार्च, मार्च अप्रैल चलेगा भाई। यानी हमारा नववर्ष कब आएगा? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। चैत्र शुक्ल, ध्यान देना बेटा, महीने की शुरुआत तो होगी कृष्ण पक्ष से और वर्ष की शुरुआत होगी शुक्ल पक्ष से। सबसे पहला महीना चैत्र, और जब हमारे यहां चैत्र होगा अंग्रेजी में चलेगा मार्च अप्रैल। बात समझ में आ गई? अच्छा, दूसरा महीना कौन सा बेटी? वैशाख। तीसरा महीना ज्येष्ठ। चौथा महीना आषाढ़। चौथा महीना आषाढ़। पांचवा महीना श्रावण। छठा महीना भाद्रपद। सातवां महीना आश्विन। आठवां महीना कार्तिक। नवा महीना मार्गशीर्ष। 10वां महीना पौष। 10वां महीना कौन सा बेटा? पौष। 11वां महीना माघ और 12वां महीना फाल्गुन। ये हिंदी के 12 महीने। इधर आपके अप्रैल, मई, इधर आ जाएगा मई, जून। अब ध्यान रखना बेटा, सबसे गर्म महीना अगर आपसे पूछा जाए तो ज्येष्ठ है। सबसे गर्म महीना अगर पूछा जाए तो ज्येष्ठ, और सबसे ठंडा महीना पूछा जाए तो पौष। पूस की रात, मुंशी प्रेमचंद की एक उपन्यास है पूस की रात। हिंदी में पढ़ा हो कभी आपने? पढ़ा है क्या? नमक का दरोगा, पूस की रात, ये मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं बेटा, हैं? आषाढ़, आषाढ़ जब आएगा बेटा जून जुलाई में आएगा। श्रावण जब आएगा, अभी चल रहा है सावन हमारे यहां, जुलाई अगस्त में आता है। भाद्रपद जब आएगा अगस्त सितंबर हो जाएगा। आश्विन जब आएगा सितंबर अक्टूबर हो जाएगा। कार्तिक जब आएगा, कार्तिक में दीपावली आती है बेटा, अक्टूबर नवंबर में आती है। बोलो बोलो। अच्छा, मार्गशीर्ष जब आएगा नवंबर दिसंबर होगा। और पौष जब आएगा दिसंबर जनवरी होगी। माघ जब आएगा जनवरी फरवरी होगी। और फाल्गुन जब आएगा फरवरी मार्च होगा। और वापस आपके चैत्र में मार्च अप्रैल आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? बनाओ इस सारणी को एज इट इज।
अच्छा, संख्या की दृष्टि से पहला महीना कौन सा बेटा? चैत्र। संख्या की दृष्टि से पहला महीना चैत्र। एक बार लिख लो, फिर आगे की बात करते हैं। श्री राधा। क्या नाम बिटिया? प्रियंसी चौहान। चौहानों की कुलदेवी बता। मंदिर कहां, किसने बनवाया? लाखन सिंह चौहान। बहुत बढ़िया। अच्छा, चौहानों में भी आशापुरा कौन से चौहानों की कुलदेवी है? सोनगरा चौहानों की। और सोनगरा चौहानों का शासन रहा जालोर में। जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर, महर्षि जाबाली की तपोस्थली है जालोर। और जालोर पर AK-47 ने आक्रमण कब किया? जाने मारा भाई जी है, मैं तो पूछूंगा। इसलिए मेरा निवेदन है बेटा, डरना नहीं। सही गलत का निर्णय बाद में होगा, पहले जवाब देना सीखो। बोलो, डरो मत किसी से। कुछ तो लोग कहेंगे अब बच्चा डरता है, इतने बच्चों के सामने मेरी इंसल्ट हो जाएगी। अरे बार कशो कलेक्टर लाग रहे हो जो थारी इंसल्ट हुई जाएगा है? बेरोजगारी से बड़ी कोई इंसल्ट होती है क्या? तो अबार कौन सी बेइज्जती हो जाएगी आपकी, मुझे बताओ आप हैं? इसलिए डरना नहीं, पूछो और जवाब भी दो। ठीक है बेटी, बहुत बढ़िया। आपका शुभ नाम क्या है? हैं जी? अग्रवालों की कुलदेवी बता। रानी सती, झुंझुनू में मंदिर है, दादी माँ के नाम से पूजी जाती है। मूल नाम नारायणी बाई, पति का नाम तंदन दास। तंदन दास को हिसार हरियाणा के नवाब ने मार डाला। अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए इन्होंने हिसार हरियाणा के नवाब को सल्टाया। स्वयं अपने पति के साथ सती हुई कि नहीं? हाँ। छुटकी क्या नाम है? मीणा। मीणा जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी, सबसे शिक्षित जनजाति। सर्वाधिक मीणा जयपुर में। मीणाओं की उत्पत्ति मीन से। मीन का उल्लेख मीन पुराण में। मीन पुराण के लेखक मुनि मगन सागर जी महाराज। मीणाओं के 5200 गोत्र, 24 खापे, 2 शाखाएं बतलाएंगे। जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। तू कौन सी है? बहुत बढ़िया, डेमो ले लो थोड़ा थोड़ा हर टॉपिक का। मेरे शरीर पे मत जाना बेटा, ये शरीर गया ही किताबों में है। हाँ, रातों को मैंने जाग करके मोहब्बत तो की, लेकिन केवल किताबों से। सोना बाबू को मैंने दूर दूर तक नहीं भटकने दिया। समझ रहे हो आप? हाँ, और यही आपको करना है, क्योंकि जीवन में बेटा सच्चा साथी अगर कोई है तो वो केवल बुक्स है। किताब कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। दोस्त आज नाश्ता आपने करा दिया या आज उससे कर लिया, कल अगर उसको नहीं कराया मुंह भुला के बैठ जाएगा। रोज खर्चो मुझ करू गई तो खवा कर दिए हैं। लेकिन किताब कभी कंप्लेंट नहीं करती। पढ़ते पढ़ते अचानक रात को नीचे दब गई, सुबह उठ के कहती है रात तो मुंह दब गई ही, नहीं कहती है ना। इसलिए बुक्स से प्रेम करें बेटा, किताबों को अपना साथी बनाएं। निश्चित रूप से जीवन को धन्य कर देगी और जीवन को सफल बनाएगी। समझ में आई बात? हाँ, चेहरे मत पढ़ो, किताबें पढ़ो। समझ में आई बात? हाँ, तो लिख लिए। अच्छा, अब ध्यान देना बेटा, सब भाइयों का ध्यान इधर। सबसे पहला महीना, अच्छा एक महीने में नॉर्मली दिन कितने होंगे बेटा? फरवरी को मारो गोली, फरवरी से हमारे को लेना देना ही नहीं, हमको तो हिंदी महीने पढ़ने हैं। और हर महीने में दिन कितने होंगे? बोलो 30। अब 30 दिन के महीने को पंकज जी सर ने 2 भागों में बांट दिया। 30 दिन के महीनों को पंकज जी सर ने 2 भागों में बांट दिया। और ये फॉर्मूला हर महीने में लगेगा, केवल चैत्र का ही ठेका नहीं है। हर महीने में 2 भाग होंगे। जो पहला पखवाड़ा होगा इसे आप कहेंगे कृष्ण, बोलो बोलो कृष्ण पक्ष। और इस कृष्ण पक्ष को ही कहा जाता है बुधि। क्या कहा जाता है? बुधि। और दूसरा जो पक्ष होगा इसे आप कहोगे शुक्ल पक्ष। और इस शुक्ल पक्ष को कहा जाता है सुधि। क्या कहा जाता है बेटा? सुधि। अच्छा, कृष्ण पक्ष में रातें जो होंगी वो कैसी होंगी मेरे बच्चों? तो कृष्ण पक्ष में रातें होंगी काली। अरे कृष्ण पक्ष में रातें कैसी होंगी? काली। चंद्रमा कैसा होगा? घटते क्रम में। चंद्रमा कैसा होगा? घटते क्रम में, घटते क्रम में। और ये जो 15वां दिन होगा है, अर्थात कृष्ण पक्ष की जो अंतिम तिथि होगी वो क्या कहलाएगी बेटा? अरे क्या कहलाएगी? एकम से 15 और 1 से 15, 15 दिन के 2 भाग कर दिया हमने। तो पहले जो 15 दिन होंगे
वो हर महीने में क्या कहलाएंगे बेटा? कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष को आप क्या कहोगे? बुधि। रातें कैसी होंगी? काली। चंद्रमा कैसा होगा? घटते क्रम में। अंतिम तिथि कहलाएगी, इधर अपोजिट होगा। यहां रातें काली हैं तो यहां कैसी होंगी? चांदनी। गोरी नहीं होंगी, चांदनी होंगी। कैसी होंगी भाई? हाँ, चांदनी होंगी। ठीक। इधर चंद्रमा घट रहा है, इधर चंद्रमा क्या करेगा मेरे बच्चों? बढ़ेगा। इधर चंद्रमा क्या करेगा भाई? बढ़ते क्रम में होगा। ठीक हो गई बात? अच्छा, इधर अगर आप अमावस्या कह रहे हो तो इधर क्या कहोगे? अरे बोलो बोलो बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? छाप दो। ये उक्ति आपने बिल्कुल सुनी होगी। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। हमारे यहां भारतीय परंपरा में त्योहारों का आगमन हम मानते हैं श्रावण शुक्ल तृतीया से। समझना बेटा, हमारे यहां भारतीय परंपरा में त्योहारों का आगमन कब से मानते हैं? श्रावण शुक्ल तृतीया से। और अंतिम त्योहार हमारे यहां माना जाएगा गणगौर, और गणगौर मनाई जाएगी आपके चैत्र शुक्ल तृतीया को। एक बार एक प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया, बताओ साहब रक्षाबंधन के कितने दिनों बाद गणगौर मनाई जाती है? बताओ देखें। हाँ, मर गई नानी देखो आप सबकी। ऑप्शन दे देता हूं, वैसे तो घर वाले देंगे, अभी तो मैं दे देता हूं। 12, 14, 16, 18। 12 बिल्कुल गलत। 18 दिन। अरे भाई 15 दिन तो पूरे, और 3 दिन ऊपर के कहां जाएंगे? 15 दिन तो पूरे। रक्षाबंधन श्रावण माह की पूर्णिमा को, तो कृष्ण पक्ष चैत्र का पूरा और शुक्ल पक्ष के 3 दिन, तो 15 और 3। किसी गाइड में आपको यह उत्तर मिलेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। एक परीक्षा में पूछ लिया महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु कितनी थी? कहीं किसी गाइड में नहीं मिलेगा, लेकिन जन्म मिलेगा, मृत्यु मिलेगी। जन्म हुआ 9 मई 1540 और मृत्यु हुई 1597। 40 से 97, 57 वर्ष। तो थोड़ा सा आपको अपना यह भी यूज करना है। बात समझ में आई? पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ प्रश्न को पढ़ें, समझें और फिर आंसर दें। निश्चित रूप से आप सही करके आएंगे। तसल्ली से, धैर्य से प्रश्न को पढ़ना है, समझना है, फिर आंसर देना है। जल्दबाजी करोगे और पांव रोप के दोगे, बोल अम्बे मात की, बेड़ा गर्क कर देंगे। आजकल तुक्के मारने का जमाना नहीं है बेटा, गए जमाने वो। बजरंग बली की जय बी, चामुंडा माई की जय सी, हैं अम्बे मात की जय ए। ऐसे काम चलेगा नहीं। अब तुक्के नहीं मारना बेटा। क्यों? क्योंकि 40% कंपलसरी है, माइनस मार्किंग है। बच्चों, सारे प्रश्न करने के लिए नहीं होते, प्रश्न करने से ज्यादा प्रश्न छोड़ना आना चाहिए। सिलेक्शन के लिए केवल 40% ही चाहिए। तो हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें तो सिलेक्शन चाहिए, नौकरी चाहिए। समझ में आई बात? अरे भाई आई कौन आई? लिख दो, यहां तक लिख दिया। अरे बोलो तो सही हैं। नोट डालो, नोट, NOTE, नोट। 2000 का बंद हो गया, 1000 का भी बंद हो गया, 500 के 4 डालो।
नोट डाल दिए, लिखो। लिखना साहब, भारतीय परंपरा में, लिखना बेटा, भारतीय परंपरा में, भारतीय परंपरा में 3 वर्षों में एक बार, भारतीय परंपरा में 3 वर्षों में एक बार, 3 वर्षों में एक बार साल, साल 3 वर्षों में एक बार साल 12 महीने का ना होकर, साल 12 महीने का ना होकर 13 महीने का होता है। 12 महीने का ना होकर 13 महीने का होता है। यह 13वां महीना अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहलाता है। हाँ, इस साल था। यह 13वां महीना अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहलाता है। डूंगरपुर नरेश, बिछीवाड़ा नरेश, बताइए ऐसा क्यों होता है? 3 साल में एक महीना बढ़ के आता है बेटा हमारे यहां, सुना होगा आपने। क्यों होता है ऐसा? माताएं बहनें बताएं। 3 वर्षों में एक बार साल 12 महीने का ना होकर 13 महीने का होता है। यह 13वां महीना अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहलाता है। ऐसा होता क्यों है? 11 12 भेड़ी वीगी, हाथम आठम 2 वीगी। तिथियां घटती बढ़ती हैं और तिथियों का घटना बढ़ना तय करता है चंद्रमा। तो साल में, 2 साल में, 3 साल में तिथियां घटते बढ़ते घटते बढ़ते घटते बढ़ते पूरा एक महीना तैयार होता है और उस महीने को हम कहते हैं अधिक। आ गई क्या बात समझ में? बोलो बोलो, यहां तक की बात क्लियर हुई क्या? अब ध्यान रखना, संख्या की दृष्टि से तो महीना चैत्र है, लेकिन हमारा टॉपिक है तीज त्योहार। और तीज कशी? तीज तो हर महीना द्वैरी, तीज तो हर महीना द्वैरी, लेकिन यो तीज कशी है? श्रावण शुक्ल तृतीया। इसका मतलब त्योहारों की दृष्टि से पहला महीना श्रावण कौन सा होगा? सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रावण को। अच्छा, अब कॉपी पेन रख दो बेटा और सबका ध्यान इधर। कोई भी भैया बहन मुझे बताए श्रावण में कौन कौन से त्योहार मनाते हो? सालों से मनाते आ रहे हो, कोई नई चीज नहीं पूछ रहा हूं, बताओ। रक्षाबंधन तो बेटा पूर्णिमा को मनाया जाएगा, उससे पहले 29 दिन और हैं। अच्छा, एक ही लाइन में पूरा श्रावण कंप्लीट कराऊं तो कैसा रहे? बोलो बोलो। हाँ, तो श्रावण में आने वाले त्योहारों को याद कैसे रखेंगे? देखना साहब, श्रावण में मोरनी नहीं बनना है, नाग से हरि ने छोटी की रक्षा की, टंटा खत्म। ये एक लाइन तो याद रख ही सकते हो भाई, हैं? ज्यादा मातापोड़ी करनी नहीं, टेंशन ले टेम्पो वाला, अपने तो 10 रुपए किराए दे के आ रहे हैं, अपने टेंशन लेनी नहीं। एक लाइन याद रखो, बोलो सावन में, जैन में, अरे जोर से बोलो, सावन में, सावन में, श्रावण में नाग से हरि ने छोटी की रक्षा की। श्रावण में नाग से हरि ने छोटी की रक्षा की। अब देखो साहब, सबसे पहले नाग, नाग का मतलब नाग, अरे नाग पंचमी, और हर महीने का पहला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष। हर महीने का पहला पखवाड़ा क्या आएगा भाई? कृष्ण पक्ष, यानी नाग पंचमी मनाई जाएगी श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी को। लेकिन 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 आपसे कोई पूछे कि बताओ साहब, राजस्थान का माहेश्वर समाज, अरे कौन सा समाज बेटो?
राजस्थान का माहेश्वर समाज जो है वो नाग पंचमी कृष्ण पंचमी को न मनाकर शुक्ल पंचमी को मनाता है। मिक्स मत करना, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाए नाग पंचमी मनाई जाती है, आंसर होगा श्रावण कृष्णा पंचमी। अगर आपसे पूछा जाए माहेश्वर समाज नाग पंचमी कब मनाएगा तो आप उत्तर दोगे श्रावण शुक्ल। बात समझ में आई क्या नहीं आई? अब नाग को मनाया है, नागों की पूजा होती है, माताएं बहनें नागों को दूध भी पिलाती हैं, जबकि सर्प को दूध नहीं पिलाना चाहिए क्योंकि साइंस कहती है सर्प की पाचन शक्ति दूध बचाने योग्य नहीं होती। सर्प के द्वारा दूध पीना जहर पीने के बराबर, मर जाएगा सांप। तो सांप को दूध नहीं पिलाना। भगवान शिव के ऊपर जो नाग है प्रतीकात्मक रूप में, उस सर्प के ऊपर दूध चढ़ाने का नियम है, जिंदे सांप को दूध पिलाने का नियम नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक हो गई बात क्या नहीं हुई? अब नाग को मनाया है, नेवले को भी मनाना पड़ेगा, नहीं तो नेवला नाराज हो जाएगा। नेवला नवमी, इसी को आप कहते हैं निडरी नवमी, और ये मनाया जाएगा आपके कृष्ण नवमी को या फिर शुक्ल नवमी को। अब आप कहोगे गुरुजी दो दो तिथि क्यों लिखा रहे हो? जो इस दिन नागपंचमी मनाएंगे वो इस दिन मनाएंगे निडरी नवमी, और जो इस दिन मनाएंगे वो इस दिन मनाएंगे। आपको तो एक ही चीज ध्यान रखनी है, नागपंचमी के 4 दिन बाद नेवले की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि महिलाएं परिवार में किसी भी व्यक्ति को जीवन में सर्पदंश ना हो या परिवार के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु सांप के डसने से ना हो, इसके लिए पूजा करती हैं किसकी? नेवले की। समझ में आ गई बात? फिर बात आती है हरियाली हरियाली अमावस्या, और हरियाली अमावस्या आएगी श्रावण माह की अमावस्या को। इस दिन 2 मेले याद रखना, एक तो भरेगा छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में। कहां भरेगा बेटा? छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में। और छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में जो मेला भरेगा, ये भरेगा साहब भंवर माता का मेला। कौन सा मेला भरेगा भाई? भंवरी माता का मेला। ठीक। और एक मेला इसी दिन लगता है बेटा आपके राज्य का कल्प वृक्ष मेला, राज्य का कल्प वृक्ष मेला। और राज्य का कल्प वृक्ष मेला जो है ये लगता है मेरे बच्चों मंगलियावास में। कहां लगता है बेटा? मंगलियावास में। ठीक हो गई क्या बात? अब एक प्रश्न आपके और बनता है, राजस्थान का कल्प वृक्ष मेला तो मंगलियावास में, लेकिन विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला अगर पूछा जाए तो वो खेजड़ली गांव जोधपुर तेजादशमी। मिक्स मत करना, मैं फिर कह रहा हूं कल्चर में शब्दों का ही माया जाल है, एक जैसे कई शब्द आपको देखने मिलेंगे। भ्रमित नहीं होना, हर एक शब्द को अलग तरीके से पढ़ना। 2 मेले आपके हरियाली अमावस्या को। फिर छोटी तीज, इसी को आपने कहा झूला तीज, इसी को आपने कहा लहरिया तीज, इसी को आपने कहा श्रावणी तीज। और यह मनाई जाएगी शुक्ल पक्ष की तृतीया, क्योंकि अमावस्या का मतलब कृष्ण पक्ष खत्म हो गया, अगला पक्ष कौन सा आया? शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष की तृतीया जो होगी उस दिन छोटी तीज, लहरिया तीज, झूला तीज, श्रावणी तीज मनाई जाएगी। इसी दिन से त्योहार शुरू माने जाएंगे। इस दिन महिलाएं लहरिया धारण करके झूला झूलती हैं, इसलिए इसको लहरिया तीज या झूला तीज भी कहते हैं। शादी के बाद पहली श्रावणी तीज पर सास बहू एक साथ नहीं रहती। सगाई से लेकर शादी के बीच में अगर कोई श्रावणी तीज आए तो वर पक्ष की ओर से वधू को एक लहरिया साड़ी और कुछ वस्त्र उपहार भेजने की परंपरा है, जिसे सिंजारा कहते हैं। बहुत सारी चीजें थ्योरी में हम लिखेंगे, यहां केवल मैं आपको समझा रहा हूं। फिर उसके बाद करते हैं बात रक्षा की। रक्षा का मतलब होता है रक्षा बंधन। रक्षा, इसी को आप कहते हैं संस्कृत दिवस, इसी को आप कहते हैं सत्य पूर्णिमा, इसी को आप कहते हैं नारियल पूर्णिमा, इसी को आप कहते हैं श्रवण पूर्णिमा। और इसी दिन मनाया जाता है श्रावणी पर्व। और ये सारे के सारे त्योहार मनाए जाएंगे श्रावण माह की पूर्णिमा को। ये श्रावण कंप्लीट। बोलो कोई टेंशन है क्या? थ्योरी हम इसकी लिखेंगे कल, थ्योरी हम इसकी लिखेंगे कल। मैं केवल आपके 5 से 7 मिनट और लूंगा, आपसे सहयोग की अपेक्षा रहेगी। जो अब तक पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। हर एक बच्चे का जवाब आना चाहिए, हर एक बच्चे की आवाज आनी चाहिए। छोटी कक्षाओं में आपने एक चीज नोट की होगी बेटा, एक बच्चा सामने खड़ा हो जाता है,
ए फॉर एप्पल। बोलती है पूरी क्लास? एबीसीडी जल्दी याद होती कि नहीं होती है? तो रिवीजन जितना करोगे, दोहरान जितना करोगे, उतना चीजें आपको शीघ्र याद होंगी। मेरा उद्देश्य है यहां की चीज यही याद हो बेटा, समझ रहे हो? कम पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो याद होना चाहिए। और दिखावे के लिए कभी नहीं पढ़ना। 1 घंटा ही पढ़ो, लेकिन ईमानदारी से पढ़ो बेटा। अब बच्चा करता क्या है, माँ बाप को दिखाने के लिए 4 घंटे किताब लेके बैठा रहता है, लेकिन 4 अक्षर नहीं पढ़ता है। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है? किताब के अंदर चेहरा पढ़ता है भाई मेरा। कल कोचिंग नहीं आई, कहां गई तू? बेड़ा गर्क तुम्हारा। कुछ नहीं हो सकता ऐसे लोगों का, समझ रहे हो बेटा? तो जो आपका उद्देश्य है, जो आपका लक्ष्य है, जिस टारगेट के साथ आप यहां आए हैं, जो फेथ, जो विश्वास, जो भरोसा आपने हम पर या हमारे इस प्लेटफॉर्म पर दिखाया है, हम सबका प्रयास मिलकर के यही रहेगा, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएं। लेकिन मेरे अकेले के गीत गाने से काम नहीं चलेगा, ताली दोनों हाथों से बजती है। जितनी मेहनत मैं आपके साथ कर रहा हूं या मेरे साथी अध्यापक आपके साथ कर रहे हैं, उतनी मेहनत आपको अपने लिए करनी है बेटा, समझ रहे हो? चलिए, तो सबसे पहले हमने बात की थी, कहां से बात शुरू की थी भाई? हमने बात शुरू की थी साहब आपके त्योहारों से। कहां से बात शुरू की थी भाई? बोलो बोलो। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में सभी धर्मों को मानने वाले लोग निवास करते हैं और सभी अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने त्योहार मनाते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि त्योहार तब समझ में आएंगे जब हमें क्या समझ में आना चाहिए? अरे क्या समझ में आना चाहिए? जोर से बोलो, मैं कम सुनता हूं, आवाज नहीं आई। होगन होगन, अगर नहीं बोलोगे तो। किसकी? जिसके फोन का इंतजार करते हो। आएगा नहीं आज के बाद, मैं अभी मना करने वाला हूं। हाँ तो बोलो, किसकी जानकारी होनी चाहिए? कितने प्रकार के? सबसे पहला ग्रिगोरियन, ग्रिगोरियन। और ग्रिगोरियन कैलेंडर का प्रारंभ 0 या ईसा मसीह के? अच्छा, किस पर आधारित होता है? दिन कितने, महीने कितने, कब से कब तक? जनवरी से, जनवरी से। अच्छा, दूसरा संवत, विक्रम संवत का प्रारंभ कहां के राजा? राजा का नाम, राजा का नाम। अच्छा, शासन कब तक रहा? 57 ईसा, 57 ईसा, 57 ईसा। 2026 में कितना प्लस किया? कितना आया? और 2083 आपका प्रेजेंट क्या होगा? बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, तीसरा संवत कौन सा देखा बेटा? अरे कौन सा देखा? शक संवत का प्रारंभ किस वंश के शासक? शासक का नाम, शासक का नाम। कितने वर्ष तक शासन किया? 78 ईस्वी, 78 ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद तक, ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद तक, है ना? तो 2026 में कितना माइनस किया? 78, 78। और 78 जब माइनस किया तो एग्जैक्ट कितना आया? कितना आया? इतना ही आया क्या? अरे बोलो। अच्छा, इसे हमने क्या माना? अरे क्या माना? चौथा संवत, चौथा संवत। गुप्त संवत का प्रारंभ 319, 319। पांचवा संवत हिजरी, हिजरी, हिजरी संवत का प्रारंभ इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार कब से? 16 जुलाई 622, 16 जुलाई 622 से माना। अच्छा, इसी दिन से एक यात्रा प्रारंभ हुई, उसे हमने क्या कहा? इस यात्रा को करने वाले यात्री। अच्छा, हिजरी संवत को लागू कब किया गया? अरे कब किया गया? जोर से बोलो। अच्छा, अंग्रेजी महीनों की तरह हिंदी में भी कितने महीने? अरे कितने महीने? जोर से बोलो, आवाज नहीं आई। सबसे पहला, सबसे पहला। और जब चैत्र चलेगा तो मार्च, मार्च। दूसरा, दूसरा अप्रैल, अप्रैल। तीसरा मई, मई। चौथा जून, जून। पांचवा जुलाई, जुलाई। छठा अगस्त, अगस्त। अच्छा, सातवां, सातवां सितंबर, सितंबर। आठवां अक्टूबर, अक्टूबर। नवां नवंबर, नवंबर। 10वां दिसंबर, दिसंबर। 11वां
जनवरी 12वां फरवरी। संख्या की दृष्टि से पहला महीना, एक महीने में नॉर्मली दिन कितने, अरे कितने भागों में बांटा, कितने भागों में बांटा, पहला पखवाड़ा उसी को कहा, क्या कहा, रातें कैसी, अरे रातें कैसी, चंद्रमा कैसा, अंतिम तिथि, दूसरा पक्ष, इसी को कहा, क्या कहा, रातें कैसी, चंद्रमा कैसा, अंतिम तिथि, तीज त्योहारा ले डूबी। श्रावण शुक्ल तृतीया से त्योहार प्रारंभ होकर के चैत्र शुक्ल तृतीया तक माने त्योहारों की दृष्टि से पहला महीना कौन सा, बोलो बोलेगा सावन में, बोलो सावन में, जोर से बोलो सावन में नाग से हरि ने छोटी की रक्षा की। सावन में नाग से हरि ने छोटी की रक्षा की। नाग मीन्स नाग, श्रावण कृष्ण पंचमी, श्रावण कृष्ण, लेकिन माहेश्वर समाज मनाएगा श्रावण शुक्ला नेवला निडरी, कृष्ण पक्ष की या शुक्ल पक्ष की हरियाली, श्रावण माह की अमावस्या, श्रावण माह की अमावस्या। अच्छा, छोटी लहरिया झूला श्रावणी, शुक्ल पक्ष की रक्षा, संस्कृत सत्य नारियल श्रवण श्रावणी, और ये सारे के सारे त्योहार आएंगे श्रावण माह की पूर्णी। उम्मीद करता हूं यहां तक की चीज आप सबके समझ में आई होगी। बोले आई कि नहीं आई, ईमानदारी से बताना। अगला महीना भाद्रपद त्योहारों की दृष्टि से सबसे बड़ा महीना है बेटा। भादवे में बड़े हल्के श्री कृष्ण ने राखी बांधकर गोगा के साथ गाय के बछड़े की पूजा की, जिससे नाराज होकर गणेश श्री राधा को जल देने अनंत लेकर पहुंचे श्रद्धा के साथ। ये शॉर्ट ट्रिक है, देखो कितनी शॉर्ट है। तो चर्चा करेंगे कल। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलके, नाइस टू मीट यू। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। कल पुनः आप सब लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।